नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप में से कई सारे मेरे व्यूअर्स का यह कहना था, यह मुझसे आग्रह था कि मैं 570 नंबर सर्कुलर के बारे में जानकारी लेके आऊं। कई सारे सोर्सेस से जानकारियां मिल रही है, लेकिन फिर भी आप मुझसे यह जानकारी चाहते थे कि आखिर 570 नंबर सर्कुलर है क्या, किन को लागू है, इसके तहत किस समय का एरियर का भुगतान किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आ गया हूं 570 नंबर सर्कुलर की जानकारी लेकर के। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, हर बात को बारीकी से जानेंगे। आखिर 570 सर्कुलर है क्या, किन को लागू है, और एरियर मिला तो किन को मिला, और अगर आगे मिलने के चांसेस हैं तो किन को मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, सर्कुलर 570 का एरियर सबको लागू। जी हां, जितने भी पेंशनर जो 2016 के पहले के रिटायरी हैं, सबको 570 सर्कुलर का एरियर लागू है। चलिए आगे जानते हैं सर्कुलर 570 क्या है, कब से लागू है, सारी बातें जानते हैं। इससे पहले आपको मैं 570 नंबर सर्कुलर दिखा देना चाहता हूं, जो कि पीसीडीए द्वारा जारी किया गया था। चलिए उस सर्कुलर को पहले जल्दी से देख लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पीसीडीए इलाहाबाद का सर्कुलर नंबर 570 570 31 अक्टूबर 2016 का सर्कुलर है। कई जगह पर इस सर्कुलर को जो है एड्रेस किया गया है और भेजा गया है। अब दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण सर्कुलर है 7th पे कमीशन लागू होने के बाद का। आप देखिए, ये जो सर्कुलर है, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, किसको एप्लीकेबल रहेगा, कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन एप्लीकेबिलिटी यानी कि किसके लिए लागू नहीं रहेगा, वो सारी बातें, इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, एग्जिस्टिंग पेंशनर किसे कहा जाएगा, एग्जिस्टिंग फैमिली पेंशनर किसे कहा जाएगा, एग्जिस्टिंग पेंशन किसे कहा जाएगा, एग्जिस्टिंग फैमिली पेंशन किसे कहा जाएगा, सारी बातें इस जो सर्कुलर में जो है लिखा गया है दोस्तों। और पीडीए कौन है, पीएसए कौन है, सभी बातें यहां लिखी गई है। और इस सर्कुलर का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है रिवीजन ऑफ पेंशन, यानी कि पैराग्राफ नंबर 4। अब इस पैराग्राफ नंबर 4 के 4.1 नंबर पॉइंट में आप समझिए दोस्तों, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है इस सर्कुलर का। फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हु हैव रिटायर्ड डाइड बिफोर 1 जनवरी 2016, the revised pension family pension with effect from 1 जनवरी 2016 shall be determined by multiplying the basic pension before commutation, यानी कि जो कम्यूटेशन कटने से पहले का पूरा बेसिक पेंशन की बात यहां हो रही है। बेसिक फैमिली पेंशन एक्सक्लूसिव ऑफ डियरनेस रिलीफ, यानी कि बेसिक जो फैमिली पेंशन होता है डियरनेस रिलीफ को छोड़कर, had been drawn as on 31 दिसंबर 2015 by 2.57 to arrive the revised pension under 7 CPC, यानी कि इसका जो रिवीजन ऑफ पेंशन जो होगा वो होगा 31 दिसंबर 2015 को। जो पेंशन आपने लिया है कम्यूटेशन कटने से पहले, या तो फिर जो फैमिली पेंशन आपने लिया है डियरनेस रिलीफ लगने से पहले, यानी कि आपका बेसिक पेंशन जो 31 दिसंबर 2015 को था, उसको 2.57 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, और जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो होगा 7 सीपीसी का, यानी कि 7वें पे कमीशन का आपका बेसिक पेंशन। ये क्लियरली इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है दोस्तों। बाकी आगे बहुत सारी प्रोविजंस इस सर्कुलर की जो है लिखी गई है, कैसे भुगतान होगा, क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन क्या रहेगा, कितना रहेगा, सारी बातें इस सर्कुलर में जो दोस्तों लिखी गई है। एडिशनल पेंशन का कैसे बढ़ोतरी होगा, जैसे 80 साल होने पर ये देखिए इस तरीके से 80 से 85 में कितना परसेंट, 85 से 90 में कितना परसेंट, सभी बातें इस सर्कुलर में जो है क्लियर किए गए हैं दोस्तों। तो आप सब ने देखा दोस्तों कि 570 नंबर सर्कुलर है क्या, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। अब उससे आगे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एरियर का कैलकुलेशन हुआ, किस तरीके से किनको कितना फायदा उसका मिला, वो समझते हैं। सबसे पहले 570 के एरियर कैलकुलेशन समझिए। चलिए मैं समझाता हूं। यहां मैंने रैंक वाइज यहां पर एक टेबल बना रखा है। सिपाही 2017 साल सर्विस वाला, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सुधार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सभी रैंकों को मैंने लिया हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एग्जांपल के तौर पे सिर्फ वाई ग्रुप के रैंक्स को लिया हुआ है दोस्तों। अब इन रैंक्स में ओआरओपी 1 में कितना पेंशन हुआ था आप देखिए। जैसे सिपाही की अगर मैं बात करूं तो 6,665 रुपए। अगर मैं सूबेदार की बात करूं, सूबेदार 30 साल वाले की, तो 12,268 रुपए। ये जो कॉलम है दोस्तों, ये ओआरओपी 1 का पेंशन है, यानी कि सर्कुलर 570 लागू होने से पहले का पेंशन है।
सर्कुलर 570 यानी कि 7th पे कमीशन। अब देखिए सर्कुलर 570 में हुआ कितना, आपने जैसे सर्कुलर में देखा 2.57 का मल्टीप्लीकेशन है, तो OROP 1 यानी कि सर्कुलर 570 से पहले के पेंशन को अगर हम 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा सर्कुलर 570 का बेसिक पेंशन, जो कि ये निकाला है मैंने। देखिए एक सिपाही का जिसका 6,665 था, उसका सर्कुलर 570 में 17,130 रुपए होता है। भारी उछाल है बेसिक पेंशन में। अब देखिए अगर नायक की बात करूं तो 7,170 से बढ़कर 18,427, और हवलदार की बात करूं 7,808 से बढ़कर 20,067 रुपए। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ऑनरेरी कैप्टन का 43,716 रुपए बनता है बेसिक पेंशन सर्कुलर 570 लागू हो जाने के बाद। तो जो डिफरेंस है दोनों में, जो दोनों बेसिक पेंशन में से डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं यहां पर। जैसे एक सिपाही की मैं बात करूं तो सिपाही को 10,465 रुपए का डिफरेंस है बेसिक पेंशन में, हुआ है बिल्कुल। और अगर नायक की बात करूं तो 11,275 रुपए की बढ़ोतरी हुई है बेसिक पेंशन में। और इसी तरीके से हवलदार की बात करूं तो 12,259, ऑनरेरी नायब सरदार 13,228, और नायब सूबेदार की बात करूं 16,336। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ऑनरेरी कैप्टन की बात करूं तो 26,706 रुपए का बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है, उछाल हुआ है। आगे समझिए पेंशन डिफरेंस, तो मान लीजिए एक सिपाही की बात करें तो 10,465 रुपए है, ये आंकड़ा है, इंटू 10 मंथ। अगर आप 2016 में 7th पे कमीशन में अगर 10 महीने का भी एरियर जोड़े तो एरियर तो बन रहा है 1,04,650 रुपए। तो क्या आपको 1,04,650 रुपए एरियर मिला? तो क्या ये एरियर का सही कैलकुलेशन है या ये एरियर मिला पेंशनर को? आगे मैं आपको एरियर का टेबल दिखाता हूं, उस टेबल को देख के समझते हैं दोस्तों कि आखिर ये एरियर सही है या एरियर का कोई और कैलकुलेशन है। तो चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों रैंक वाइज एरियर कैलकुलेशन 7th पे कमीशन यानी कि सर्कुलर नंबर 570 का ये है टेबल, जो कि मैंने अपनी तरीके से बनाया है कि पेंशन में अगर आपकी बढ़ोतरी हुई है तो किस हिसाब से आपका एरियर का कैलकुलेशन हुआ है। क्योंकि अगर हम बेसिक पेंशन का डिफरेंस देखेंगे तो एरियर बहुत हो जाएगा, लेकिन दोस्तों उस हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उस समय में जब बेसिक पेंशन बहुत कम था, ये देखिए 6,665 रुपए एक सिपाही का था, तो उनको उस समय में 125% DADR मिल रहा था, जिस वजह से उनका पेंशन में काफी पेंशन उनको मिलता था। लेकिन जब बेसिक पेंशन 6,665 से बढ़कर 17,130 हो जाता है तो उस हिसाब से तो बेसिक पेंशन का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, 10,000 से भी ऊपर का हो गया। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा एरियर बनना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि 7th पे कमीशन लागू होते ही जो DADR का परसेंटेज 0 हो गया था और जुलाई से जाकर के कहीं 2% हुआ था, इस वजह से एरियर जो जितना बनना है उतना ही बनेगा। और जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन बनाया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले OROP 1 का पेंशन लिया है, यानी कि 7th पे कमीशन लागू होने से पहले का पेंशन लिया है। सिपाही 17 साल, नायक 22 साल, हवलदार 24 साल, इस तरीके से हर रैंक का यहाँ पर मैंने लिया है। और ऑनरेरी कैप्टन तक, ये देखिए यहां तक का मैंने जो है OROP 1 का पेंशन लिया है। देखिए 6,665, 7,170 से लेकर के 17,010 रुपए जो कि ऑनरेरी कैप्टन का पेंशन था, ये यहाँ पर इस कॉलम में लिया गया है। आगे दोस्तों टोटल पेंशन उस समय में, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 में 125% DA का परसेंटेज था दोस्तों, तो 125% के हिसाब से कितना टोटल पेंशन मिलता था, ये इस वाले कॉलम में लिया गया है दोस्तों। उसके बाद आता है 570 का जो है पेंशन रिवीजन होने के बाद 2.57 के मल्टीप्लीकेशन लगने के बाद कितना हो जाता है पेंशन। इस पर जो OROP 1 का पेंशन है उस पर जब हम 2.57 का मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं तो वो आता है इस कॉलम में, जैसे आप देख पा रहे हैं। जो टोटल पेंशन मिलता था 31 दिसंबर 2015 के डेट में और जो टोटल पेंशन बन रहा है 7th पे कमीशन लागू होने के बाद, उसमें डिफरेंस हो रहा है 2,133 रुपए सिपाही का, उसी हिसाब से 2,294 रुपए नायक का। तो उस डिफरेंस के हिसाब से जो जनवरी 2016 से अक्टूबर 2016, क्योंकि नवंबर से दोस्तों एरियर मिलना शुरू हो गया था जो 7th पे कमीशन का, किसी को नवंबर में, किसी को दिसंबर में, किसी को जाके जनवरी फरवरी 2017 में भी एरियर मिला है। तो अगर हम अक्टूबर तक का एरियर का कैलकुलेशन करेंगे तो कुल एरियर बन रहा है इस तरीके से, सिपाही का 21,330 रुपए, नायक का 22,940 रुपए। अब ये जो आंकड़ा है इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा,
और जिसका कम्यूटेशन करता था उनका कम्यूटेशन का 10 महीने का अमाउंट को इससे माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको एक्यूरेट एरियर का फिगर मिलेगा दोस्तों। और चूंकि जनवरी से लेकर जून 2016 तक कोई भी डीआर का अमाउंट नहीं था, डीआर 0% था, लेकिन जुलाई 2016 से 2% डीआर होता है। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का, ये देखिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो डीआर है वो इतना बनता है, हर रैंक का इतना बनता है। और कुल जो आपका एरियर बन रहा है 7th पे कमीशन का, ये रहा दोस्तों 7th पे कमीशन का कुल एरियर। एक सिपाही जिनको OROP 1 मिला हुआ था, आगे उनको 7th पे कमीशन मिलता है, तो उनका कुल एरियर मिल रहा है 21,458 रुपए। लेकिन यहां सब्जेक्ट टू अगर उनका कम्यूटेशन कट रहा है तो 10 महीने का कम्यूटेशन का अमाउंट को इससे माइनस करना पड़ेगा, जो बचेगा वही उनका 7th पे कमीशन का यानी कि सर्कुलर नंबर 570 का एरियर बनता है। तो उसी हिसाब से आगे ये नायक का, हवलदार का, ऑनरेरी नायब सुधार का, नायब सुधार का, इस तरीके से ऑनरेरी कैप्टन तक का ये एरियर का 7th पे कमीशन का या सर्कुलर 570 का एरियर का अमाउंट है। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि एक्चुअल में जो एरियर का टेबल है डीए और डीआर की परसेंटेज की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो अभी आपने समझा, एक्चुअल एरियर टेबल देखा और समझ लिया आपने कि एरियर कितना लगभग बना था उस समय में, और लगभग 2016 के नवंबर से लेकर के आगे 2017 के अंदर अंदर जो है उस एरियर का भुगतान हो गया था। सर्कुलर 570 यानी कि 7th पे कमीशन का सर्कुलर है ये दोस्तों। 7th पे कमीशन इज इक्वल टू सर्कुलर 570, यही है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। सर्कुलर 570 का मिनिमम पेंशन आप सबने देखा। सर्कुलर 570 का जब मैंने सर्कुलर दिखाया था तो वहां मिनिमम मैक्सिमम पेंशन भी दिखाया था। तो जो मिनिमम पेंशन था दोस्तों, अगर किसी का फिक्सेशन 2.57 करने से 9,000 से अगर कम में फिक्सेशन हुआ था तो उनको 9,000 तक लाया गया था और 9,000 रुपए को मिनिमम पेंशन के तौर पर रखा गया था। अगला पॉइंट दोस्तों, एरियर कब मिला, क्या दोबारा मिलेगा? एरियर मैंने आपको बता दिया 2016 के लगभग नवंबर से लेकर के आगे 2017 के अंदर एरियर मिल चुका है 570 का। क्या दोबारा मिलेगा? अगर खुदा न खास्ता कोई अगर छूटा हुआ है, किसी को अगर नहीं मिला हुआ है तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम है कि कोई छूटा हो। क्यों दोस्तों? अगले पॉइंट में कवर करता हूं। अभी जैसे सर्कुलर 568 का मिल रहा है दोबारा, क्या सर्कुलर 570 का भी एरियर दोबारा मिलेगा? अब मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों 570 में ऐसा चांसेस कम है कि लोग छूटे हुए हो, लेकिन फिर भी 100% नहीं कह सकते, पेंशनर की संख्या बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कोई इक्का दुक्का छूट गया हो। लेकिन चूंकि 570 नंबर सर्कुलर सभी पेंशनर्स को लागू था, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप 568 की बात करेंगे 568 सर्कुलर, तो सिर्फ उनको लागू था जिनका फिक्सेशन कम में हुआ था। लेकिन 570 नंबर सर्कुलर दोस्तों ये पे कमीशन का सर्कुलर है, 7वें पे कमीशन का सर्कुलर है, जिस वजह से सबको लागू है। इसलिए पीसीडीए ने रिवीजन करने में कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बस 2.57 का मल्टीप्लीकेशन लगाना था सीपीपीसीज ने और पेंशनर को एरियर दे देना था। इस वजह से ऐसी संभावना कि लोग छूटे हो बहुत कम है। फिर भी खुदा ना खास्ता कोई छूट गया तो उनको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए, क्योंकि 568 सर्कुलर या और कुछ ऐसा सर्कुलर जो सबको लागू नहीं होता है, जिनका नुकसान हुआ है या जिनके लिए एप्लीकेबल है उन्हीं को लागू होता है। लेकिन 570 नंबर जो सर्कुलर है लगभग 95% पेंशनर्स को लागू था। इस वजह से पेंशनर छूट गए हो भुगतान के लिए ऐसे चांसेस बहुत कम है। लेकिन चूंकि 570 नंबर सर्कुलर के बारे में आपको जानकारी चाहिए था, इस वजह से ये सारी जानकारियां आप सबके पास लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।